आप सबको मेरा नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है और इस बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। तो कैसे बनते हैं ये कानून? कौन निर्माण करता है इन कानूनों का? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है व्हाट इज द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द इंडियन पार्लियामेंट। अगर हम लॉ मेकिंग प्रोसीजर की बात करें तो इट कम्स अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 107 से लेकर 111 तक जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है उसको डिस्क्राइब किया गया है। जब किसी कानून के लिए कोई रेजोल्यूशन या प्रपोजल आता है तो वो जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसको बिल कहते हैं और जब तक वो बिल अपनी पूरी स्टेजेस को अपनी पूरी प्रक्रिया को क्रॉस नहीं कर लेता है उसे कानून का नाम नहीं दिया जा सकता है। तो एक बिल को कानून का रूप धारण करने के लिए कई स्टेजेस में से निकलना पड़ता है। जो बिल हैं वो कई तरह के होते हैं, उनकी कई टाइप्स होती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो ऑर्डिनरी बिल है उसी की बात करेंगे। ऑर्डिनरी बिल जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है पब्लिक बिल और दूसरा होता है प्राइवेट बिल। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, अगर वो बिल पब्लिक की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग है तो वो पब्लिक बिल है और अगर वो बिल किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक कंपनी के बारे में है तो वो प्राइवेट बिल है। दोनों को पास करने का तरीका जो है वो एक जैसा ही है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज का फर्क है। प्राइवेट में थोड़ी सी ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि एक बिल को कानून का रूप धारण करने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस में से निकलना पड़ता है। लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कानून है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो हम सबको कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे हम देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे आम इंसान हो, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, हम कोई बिजनेसमैन हैं या कोई सरकारी ऑफिसर हैं। ये जरूरी नहीं है कि कानून की जानकारी सिर्फ एक लॉयर को ही होनी चाहिए। कानून के बारे में जितनी ज्यादा आपको जानकारी होगी उतना ही आप फायदे में रहेंगे। आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकेगा अगर आपको कानून की प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है। तो हम शुरू करते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में जो कानून है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। तो फर्स्ट रीडिंग में जिसने बिल को इंट्रोड्यूस करना है वो स्पीकर से डेट फिक्स करवा लेते हैं और फिक्स डेट को जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो हाउस में प्रेजेंट होते हैं और उस बिल के बारे में सभी मेंबर्स को बता दिया जाता है। उसमें ज्यादातर बिल का जो पर्पस है या उसका जो टाइटल है उसको हाईलाइट किया जाता है। इस स्टेज पर बिल के ऊपर ज्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं होती है। जो सिंपल चीजें वो डिस्कस की जाती हैं और उसके बाद अब वोटिंग करवाई जाती है और अगर बिल के ऊपर अप्रूवल मिल जाए तो जो बिल है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए सेकेंड रीडिंग के लिए चला जाता है। सेकेंड रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग में इतना ज्यादा गैप होता है कि जो बिल है उसकी जो कॉपीज हैं वो टाइप करवा ली जाए और सभी जो मेंबर्स हैं उनके बीच में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि जो सभी मेंबर हैं वो उनको बिल की इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए। तो सेकेंड रीडिंग में एक्चुअली बेसिकली कुछ प्रपोजल रखे जाते हैं। एक तो होता है कि जो बिल है उसके ऊपर इमीडिएटली डिस्कशन की जाए, जहाँ फिर जो बिल है उसको जनता के ओपिनियन के लिए रेफर कर दिया जाए, या फिर जो बिल है उसको कमेटी स्टेज को या फिर इस बिल को कमेटी को सौंप दिया जाए। इन तीनों में से जो भी प्रपोजल एक्सेप्ट होता है उसी के बेस पे ही काम किया जाता है। लेकिन आमतौर पे जो बिल होता है वो कमेटी स्टेज में चला जाता है, क्योंकि जो हाउस के मेंबर्स होते हैं वो टेक्निकली इतने इंटेलिजेंट या इतने ब्राइट नहीं होते हैं कि उसके ऊपर डिस्कशन कर सके, क्योंकि हाउस के पास तो डिफरेंट नेचर को लेकर कई तरह के बिल आते जाते रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको उनके बारे में कोई जानकारी हो। तो आमतौर पे जो बिल है वो कमेटी के लिए रेफर ही किया जाता है। तो कमेटी में एक तो वो मेंबर होगा जिसने बिल को इंट्रोड्यूस किया है, इसके अलावा इसमें ओपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भी होते हैं और बाकी जिनको उस विषय के बारे में उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होती है उनको उस कमेटी में इंक्लूड किया जाता है। इसमें 25 से लेकर 30 तक मेंबर्स होते हैं और बड़े पीसफुल एटमॉस्फेयर में
यहाँ पे बिल के ऊपर डिस्कशन होती है, पूरी लंबी चौड़ी डिस्कशन होती है, क्लॉज बाय क्लॉज उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। क्योंकि हाउस में बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं, कई बार शोर शराबा भी होता है बिल्स को लेकर। कई बार आपने देखा होगा सेशंस के दौरान कि कितना हंगामा हो जाता है। लेकिन इधर जब कमेटी स्टेज आ जाती है, थर्ड स्टेज आती है बिल की, जिसको हम कमेटी स्टेज कहते हैं, तो उसमें सिर्फ एक्सपर्ट होते हैं जो बिल, जिनको बिल की पूरी जानकारी होती है, तो वो उस पे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इस कमेटी स्टेज में जब बिल के ऊपर पूरी राय ले ली जाती है, ये कमेटी पब्लिक की राय भी ले सकती है या किसी और एक्सपर्ट की जिसका बिल से कोई लेना देना नहीं, उससे भी पूछ सकती है। तो इस तरह से इसके ऊपर कमेटी जो है का रिपोर्ट तैयार करती है। हमारे इंडिया में कमेटी को की जो सोच है बिल के बारे में, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो बिल है उसको वापस हाउस को सौंपना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में जो कमिटीज हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि वो अपने आप इस बिल को कैंसिल कर सकती है, खारिज कर सकती हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो बिल है वो वापस हाउस में आना ही होता है कमेटी स्टेज के बाद। तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है रिपोर्ट स्टेज। वो रिपोर्ट जो कमेटी ने तैयार करके दी है वो फोर्थ स्टेज में जाकर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, जिसे कहते हैं रिपोर्ट स्टेज। तो इस रिपोर्ट स्टेज पे पहले तो कमेटी में तो जो बिल है उसके ऊपर चर्चा हुई, लेकिन इस स्टेज में जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है अब उसके ऊपर चर्चा होगी कि वो रिपोर्ट सही है या गलत है, वो रिपोर्ट क्या कह रही है बिल के बारे में। वो सारी लंबी चौड़ी डिस्कशन होती है, इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करता है। हाउस में ओपोजिशन पार्टी के मेंबर भी अपने व्यूज देते हैं और जो रूलिंग पार्टी है उसके मेंबर्स भी। मैं सबको इनवाइट किया जाता है कि वो अपने अपने व्यूज जो है वो दें, सबको खुल दी जाती है। तो इस तरह से इसके ऊपर काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन होती है, और अगर स्पीकर को लगे कि टाइम कम है तो वो उसका जो पीरियड है डिस्कशन करने का वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद पूरी डिस्कशन होने के बाद फिर उसके ऊपर फिर से वोटिंग होती है, और अगर उसको एक्सेप्टेंस मिल जाए तो बिल जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए चला जाता है, जिसे कहते हैं थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल। तो थर्ड रीडिंग में इतनी ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ही कमेटी स्टेज और रिपोर्ट स्टेज में काफी डिस्कशन हो चुकी होती है। तो थर्ड रीडिंग में जो बिल में एरर वगैरह होते हैं, जहाँ कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, जहाँ फिर टर्मिनोलॉजी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है। कहने का मतलब है कि बिल की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इसी स्टेज पे उनको दूर कर दिया जाता है, ताकि आगे जाके कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि कानून एक ऐसी चीज है, इसकी भाषा जरा भी वेग हो तो इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर दिया जाता है। तो कानून को पास करने वालों की कोशिश होती है कि आगे जाकर कोई इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट ना करे। इस स्टेज पे वो सारे हर्डल जो होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो बिल को जब लोकसभा में मेजोरिटी मिल जाती है इस फिफ्थ स्टेज पे, तो जो बिल है उसको पास करके फिर वो आगे सेकंड जो हाउस है उसको सौंप दिया जाता है। और सेकंड हाउस है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा में जाने के बाद वो जो बिल है उसको फिर इन्हीं 5 स्टेजेस में से ही निकलना पड़ता है। फिर वो इन्हीं 5, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमेटी स्टेज और रिपोर्ट स्टेज और थर्ड रीडिंग में से निकलता है। राज्यसभा के पास 3 ऑप्शन होती हैं। जहाँ तो वो राज्यसभा जैसे लोकसभा ने बिल पेश किया है वैसे ही पास कर दे, या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट जो है वो पेश कर सकती है लोकसभा को कि इसमें अमेंडमेंट्स कर दी जाए। एक्चुअली इस कानून को पास करने के लिए राज्यसभा को 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। और तीसरा ऑप्शन होता है कि अगर राज्यसभा जो है इस 6 मंथ के अंदर अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेती है, तो क्लियर है कि राज्यसभा को वो कानून पसंद नहीं है, तो एक किस्म का उसकी तरफ से जो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो फिर क्या होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऑर्डिनरी बिल को अगर लेकर देखा जाए तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर्स इक्वल है। इसमें कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है या लोकसभा, दोनों की पावर इक्वल है। तो ऐसे हालात में जब दोनों में बिल को लेकर कोई डेडलॉक होता है, तो ऐसे हालात में जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट स्पीकर नहीं, जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो दोनों की जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं, दोनों सदनों की। और ऐसा इंडियन हिस्ट्री में 3 बार हुआ है जब प्रेसिडेंट को दोनों सदनों की जॉइंट मीटिंग बुलानी पड़ी है। ठीक है, तो उस मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा, जहां तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा जहां फिर बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, तो जो भी होगा वही फाइनल होगा। और अगर बिल को पास कर दिया गया है इस हाउस में, इस मीटिंग में, तो फिर जो बिल है वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और इंडियन प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। वो पहली बार उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करने से मना कर सकते हैं और हाउस को कह सकते हैं कि इसके ऊपर ये चेंजेस कर दें।
अगर हाउस की मर्जी है उसने चेंजेस करनी है या नहीं करनी है। अगर हाउस दोबारा उस बिल को पास करके फिर प्रेसिडेंट को सौंप देता है तो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट को उसके ऊपर सिग्नेचर करने पड़ते हैं, वो इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल सभी पड़ावों से निकलकर जब कानून का रूप धारण कर लेता है तो उसको स्टैट्यूट बुक में पब्लिश कर दिया जाता है। इस तरह से एक बिल बन जाता है कानून। तो वो कानून जिसको इतनी स्टेजेस में से निकलना पड़ा, उसकी पालना हम सबको करनी चाहिए। हमें उस कानून को रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि वो कानून उन लोगों ने पास किया है जिनका चुनाव हमने किया था। तो एक और सवाल है कि क्या इन कानूनों को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। अगर ये कानून लोगों के मौलिक अधिकारों का विरोध करता है तो इस कानून को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। तो मिलते हैं हम फिर अब अगली वीडियो में। तब तक आप सबको खुदा सलामत रखे। टेक केयर। बाय बाय।